सिगमंड फ्रायड ये अरिस्टोटेल समझ है, जिन्हें मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है, मनोविज्ञान के इतिहास में एक महान और विवादास्पद व्यक्ति थे। उनका जन्म साम्राज्य के फ्रीबर्ग, मोराविया, अब चेक गणराज्य में प्सीबोर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। फ्रायड का परिवार यहूदी था और उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल ने उनके जीवन और काम पर गहरा प्रभाव डाला। अमेलिया जैकब की तीसरी पत्नी थी। सिगमंड अपने माता पिता के 8 बच्चों में सबसे बड़े थे और बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान माने जाते थे। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा को बहुत महत्व दिया, यहाँ तक कि उन्हें दूसरों से बेहतर अध्ययन वातावरण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था भी की। फ्रायर ने वियना विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। उनकी रुचि कानून में थी, लेकिन उन्होंने मानव शरीर और मन की जटिलताओं का पता लगाने के लिए चिकित्सा को चुना। विश्वविद्यालय में अपने वर्षों के दौरान जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम किया। उनके शुरुआती शोधों में से एक ईल मछली के प्रजनन अंगों पर केंद्रित था, जो उनके विस्तृत अवलोकन कौशल को दर्शाता है। उन्होंने अपनी चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की और वियना जनरल अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मस्तिष्क शरीर रचना विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध किया और जल्द ही एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। हालांकि फ्रायड केवल शारीरिक बीमारियों के इलाज से संतुष्ट नहीं थे, वे मानसिक पीड़ा के स्रोतों को समझने के लिए उत्सुक थे। फ्रायर पेरिस गए और प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट के साथ अध्ययन किया। चारकोट हिस्टीरिया के रोगियों का इलाज करने के लिए सम्मोहन का उपयोग कर रहे थे, एक ऐसी तकनीक जिसने फ्रायर को गहराई से प्रभावित किया। फ्रायर ने देखा कि सम्मोहन के तहत रोगी उन दर्दनाक यादों को याद कर सकते थे जिन्हें वे होश में रहते हुए भूल चुके थे। इस अनुभव ने फ्रायर को यह विश्वास दिलाया कि मानसिक बीमारियों की जड़ें अचेतन मन में छिपी हो सकती हैं। फ्रायर ने अपने सहयोगी जोसेफ ब्रूयर के साथ हिस्टीरिया के रोगियों का इलाज करना शुरू किया। उन्होंने टॉकिंग क्योर नामक एक विधि विकसित की, जिसमें रोगियों को अपने विचारों और भावनाओं के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ने मनोविश्लेषण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्नाओं के लक्षणों में सुधार हुआ जब उन्होंने अपनी दमित भावनाओं और यादों को व्यक्त किया। इसने फ्रायड के इस सिद्धांत को और मजबूत किया कि अनकही भावनाएं शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है। हालांकि फ्रायड और ब्रूयर के बीच जल्द ही सैद्धांतिक मतभेद पैदा हो गए, खासकर यौनिकता की भूमिका पर। फ्रायड का मानना था कि दमित यौन इच्छाएं विक्षिप्तता का एक प्रमुख कारण थी, एक विचार जिसे ब्रूयर ने अस्वीकार कर दिया। फ्रायड ने अपना रास्ता अलग कर लिया और मनोविश्लेषण के अपने अनूठे सिद्धांत को विकसित करना जारी रखा। उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स प्रकाशित। उन्होंने तर्क दिया कि सपने अचेतन के लिए शाही सड़क है।
सपने हमारी दमित इच्छाओं और संघर्षों की प्रतीकात्मक पूर्ति है। उन्होंने सपनों की सामग्री को प्रकट सामग्री, जो हम याद करते हैं, और गुप्त सामग्री, छिपा हुआ अर्थ में विभाजित किया। मनोविश्लेषक का काम रोगी को उनके सपनों के छिपे हुए अर्थ को समझने में मदद करना है। फ्रायड ने मन की संरचना का एक मॉडल भी प्रस्तावित किया। ईगो और सुपर एगो शामिल थे। एड पूरी तरह से अचेतन है और आनंद सिद्धांत पर काम करता है। यह हमारी सबसे आदिम प्रवृत्तियों प्यास और यौन इच्छाओं का भंडार है। सुपर ईगो हमारे नैतिक विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, जो माता पिता और समाज से सीखे गए आदर्शों और मूल्यों को शामिल करता है। यह पूर्णता के लिए प्रयास करता है और अपराध और शर्म की भावनाओं को उत्पन्न करता है। ईगो वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है और इड की मांगों और सुपर ईगो की बाधाओं के बीच मध्यस्थता करता है। यह बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इड की इच्छाओं को यथार्थवादी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से पूरा करने का प्रयास करता है। एक स्वस्थ व्यक्तित्व इन तीन शक्तियों के बीच एक अच्छे संतुलन पर निर्भर करता है। तो चिंता और विक्षिप्त व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। फ्रायर ने रक्षा तंत्रों की एक श्रृंखला का भी वर्णन किया, जो अचेतन रणनीतियां हैं जिनका उपयोग ईगो चिंता से निपटने के लिए करता है। इनकार, प्रक्षेपण और उदात्तीकरण जैसी तकनीकें शामिल है। दर्दनाक विचारों या यादों को अचेतन में धकेल दिया जाता है। अस्वीकार्य आवेगों को सामाजिक रूप से रचनात्मक गतिविधियों में बदल दिया जाता है। फ्रायर का एक और विवादास्पद सिद्धांत मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था। फ्रायर का मानना था कि किसी भी चरण में अत्यधिक संतुष्टि या निराशा के परिणाम स्वरूप उस चरण में स्थिरीकरण हो सकता है। लैंगिक चरण के दौरान फ्रायर ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में की अवधारणा पेश की। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में एक लड़का अपनी माँ के लिए यौन इच्छाएं विकसित करता है और अपने पिता को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। फ्रायड ने तर्क दिया कि इन संघर्षों का सफल समाधान एक स्वस्थ वयस्क कामुकता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रायर के विचार अपने समय में क्रांतिकारी और चौंकाने वाले थे, खासकर यौनिकता पर उनका जोर। उन्हें चिकित्सा समुदाय और आम जनता दोनों से काफी आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनुयायियों का एक समर्पित समूह इकट्ठा किया, जिन्होंने अंगुस्टिन में बुधवार मनोवैज्ञानिक सोसाइटी का गठन किया। यह समूह अंततः अंतर्राष्ट्रीय मनोविश्लेषणात्मक संघ में विकसित हुआ। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध अनुयायियों में कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर शामिल थे, जो बाद में अपने स्वयं के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए उनसे अलग हो गए। जंग ने सामूहिक अचेतन और आद्य रूपों की अवधारणाओं को पेश किया, जबकि एडलर ने हिना की भावना और शक्ति की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रायर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी लिखना और अपने सिद्धांतों को परिष्कृत करना जारी रखा। उन्होंने सभ्यता और उसके असंतोष जैसी पुस्तकों में धर्म, कला और समाज पर अपने विचारों को लागू किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभ्यता की मांगों और व्यक्ति की आदिम प्रवृत्तियों के बीच एक अंतर्निहित संघर्ष है। सिगमंड फ्रायर का 2 सितंबर लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। मनोविश्लेषण ने मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसने हमें यह समझने में मदद की कि बचपन के अनुभव वयस्क जीवन को कैसे आकार देते हैं। इसने अचेतन मन की शक्ति और हमारे विचारों और व्यवहारों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। हालांकि फ्रायर के कई सिद्धांतों की वैज्ञानिक कठोरता की कमी के लिए आलोचना की गई है, लेकिन उनका प्रभाव निर्विवाद है।
इसी से बना चाह रहे चौंके कई विचार, जैसे फ्राइडियन स्लिप और शायरी के मैतन अरियाचाच बेगोवनस आम भाषा की हिरी हियन ओवरचे अतंगंसी सिरे तय गया है। कला, साहित्य और फिल्म पर उनका प्रभाव बहुत गहरा रहा है, जिसमें अनगिनत रचनाकार उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक और सल्वाडोर डाली जैसे कलाकार फ्राइडियन अवधारणाओं से बहुत प्रभावित थे। सिगमंड फ्रायड एक अग्रणी विचारक थे जिन्होंने मानव मन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें अपने भीतर की गहराई में देखने और उन छिपी हुई शक्तियों का सामना करने का साहस दिया जो हमें संचालित करती है। उनकी विरासत जटिल और बहुआयामी है, जो प्रशंसा और आलोचना दोनों को प्रेरित करती है। फ्रायड ने अपने करियर की शुरुआत एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में की, जो तंत्रिका तंत्र के शारीरिक आधार का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कोकीन के गुणों पर भी शोध किया और इसे एक संभावित चिकित्सीय एजेंट के रूप में बढ़ावा दिया। जहाँ से मैंने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनका दृष्टिकोण उस समय के प्रचलित जैविक मॉडल से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मानसिक लक्षण प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं और उन्हें समझा जा सकता है। मुक्त साहचर्य ने, जिसमें रोगी बिना किसी सेंसरशिप के जो कुछ भी मन में आता है कहता है, उनकी पद्धति का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया। फ्रायड का मानना था कि विश्लेषक के प्रति रोगी की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं चिकित्सीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण थी। रोगी अक्सर अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाओं को विश्लेषक पर प्रोजेक्ट करते हैं। विश्लेषक की अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जिन्हें प्रतिस्थानांतरण कहा जाता है, को भी समझने और प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। फ्रायड के सिद्धांत काफी हद तक उनके अपने आत्मविश्लेषण और उनके रोगियों के केस स्टडी पर आधारित थे। केस स्टडीज में और वुल्फमैन जैसे प्रसिद्ध मामले शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि उनके नमूने छोटे और अविश्वसनीय थे और उनके निष्कर्ष व्यक्तिपरक थे। नारीवादी विचारकों ने उनके सिद्धांतों की भारी आलोचना की है, विशेष रूप से लिंग ईर्ष्या जैसी अवधारणाओं के लिए। उनका मानना था कि युवा लड़कियों को हीनता का अनुभव होता है क्योंकि उनके पास लिंग नहीं होता है। इन विचारों को अब व्यापक रूप से पुराना और स्त्री द्वेषी माना जाता है। चुनाव के बावजूद यह से कहा फ्रायड ने मानव विकास में कामुकता के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रवृत्ति या थानाटोस की अवधारणा भी पेश की, जो विनाश और आक्रामकता की ओर एक अचेतन ड्राइव है। प्रेम और रचनात्मकता की ओर ड्राइव है। फ्रायड का मानना था कि मानव व्यवहार इन दो विरोधी ताकतों के बीच एक सतत संघर्ष का परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता ने मृत्यु प्रवृत्ति पर उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने धर्म को एक सामूहिक विक्षिप्तता के रूप में देखा, जो एक शक्तिशाली पिता आकृति की बचपन की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। उनकी पुस्तक द फ्यूचर एंड इल्यूजन में उन्होंने तर्क दिया कि मानवता को वैज्ञानिक तर्क के पक्ष में धार्मिक विश्वास को छोड़ देना चाहिए। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 20 से अधिक खंडों का काम प्रकाशित किया। उनका लेखन शैली साहित्यिक और आकर्षक थी, जिसने उनके विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की। अपने कार्यालय में प्राचीन कलाकृतियों, ग्रीक और रोमन मूर्तियों को इकट्ठा करने के शौकीन थे। ये कलाकृतियां अक्सर उनके सिद्धांतों के लिए रूपक के रूप में काम करती थी, जो अतीत की छिपी हुई परतों से
नौ नाइडिया तेजी से रहते फ्राइड अपने कुत्तों, विशेष रूप से अपने चाओ चाओ या मैंने से शया मोल थे दो से अत्यंत से बही के भी बहुत समर्पित थे। वह अक्सर चिकित्सा सत्रों के दौरान जोफी को कमरे में रहने देते थे, यह मानते हुए कि कुत्ता रोगी पर शांत प्रभाव डालता है। 6 से अधिक वर्षों तक सिगार पीने के कारण उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया, जिसके लिए कई दर्दनाक ऑपरेशन हुए। अपने दर्द और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक काम करना जारी रखा। आज मनोविश्लेषण के कई अलग अलग स्कूल हैं, जिनमें से कई फ्रायड के मूल विचारों से विकसित हुए हैं। आधुनिक मनोचिकित्सा दयाली से है, जैसे कि संज्ञात्मक व्यवहार थेरेपी अक्सर फ्रायडियन चिकित्सा की तुलना में अधिक संक्षिप्त और केंद्रित होती है। अल्लाह की टॉकिंग थेरेपी का मूल विचार, जो आज अधिकांश मनोचिकित्सा का आधार है, फ्रायड की विरासत का एक सीधा परिणाम है। फ्रायड का काम हमें याद दिलाता है कि मानव मन एक जटिल और रहस्यमय जगह है। मनोविश्लेषण केवल एक चिकित्सा नहीं है, बल्कि संस्कृति और स्वयं के बारे में सोचने का एक तरीका है। उन्होंने मानव व्यवहार के तर्कहीन और छिपे हुए प्रेरकों पर जोर दिया। फ्रायड ने लिबिडो या कामुक ऊर्जा को व्यक्तित्व के विकास में एक केंद्रीय प्रेरक शक्ति के रूप में देखा। अनुसार विक्षिप्तता का मूल अक्सर बचपन के अनसुलझे संघर्षों में पाया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का उद्देश्य इन नमित संघर्षों को सतह पर लाना और उन्हें हल करना है। यह प्रक्रिया लंबी और गहन हो सकती है, जिसमें अक्सर वर्षों तक सप्ताह में कई सत्र लगते हैं। उनका मानना था कि चुटकुले दमित विचारों और भावनाओं को एक सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यक्त करने का एक तरीका है। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी की भूलों, जैसे कि नाम भूलना या चीजों को गलत रखना, का भी विश्लेषण किया और में से काम किया। ये पैराप्रैक्सिस या फ्रायडियन स्लिप्स आकस्मिक नहीं थे, बल्कि अचेतन इच्छाओं के प्रकटीकरण थे। उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि 20वीं सदी को अक्सर फ्रायड का युग कहा जाता है। चाहे आप उनके सिद्धांतों से सहमत हो या असहमत ही, सिगमंड फ्रायड ने पश्चिमी विचार की दिशा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। उन्होंने हमें अपने और अपनी दुनिया को देखने के लिए एक नई शब्दावली और एक नया ढांचा दिया। खुद एक प्रभावशाली मनोविश्लेषक बनी, जिन्होंने बाल मनोविश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्ना ने रक्षा तंत्रों पर फ्रायड के काम को भी विस्तृत किया। फ्रायड के काम ने मनोदैहिक चिकित्सा के क्षेत्र की नींव रखी, जो मन और शरीर के बीच संबंध का अध्ययन करता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने फ्रायड के कुछ विचारों से है अचेतन प्रक्रियाओं के अस्तित्व के लिए कुछ अनुभवजन्य समर्थन प्रदान करना शुरू कर दिया है। शोध से पता चलता है कि हमारी कई भावनाएं और निर्णय अचेतन स्तर पर होते हैं। हालांकि फ्रायड के विशिष्ट सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से मान्य करना लगभग असंभव है। फ्रायड की विरासत का एक स्थायी हिस्सा आत्म अन्वेषण और व्यक्तिगत कहानी के महत्व पर उनका जोर है। उन्होंने यह विचार लोकप्रिय किया कि बात करना ठीक कर सकता है और यह कि हमारी कहानियां मायने रखती हैं। फ्रायड ने मानव अनुभव की गहराई और जटिलता को गंभीरता से लिया। उन्होंने हमें दिखाया कि सतह के नीचे हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। फ्रायड का मानना था कि मनोविश्लेषण का अंतिम लक्ष्य जहां इड था, वहां ईगो होगा को सक्षम करना है। इसका मतलब है कि अचेतन आवेगों पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त करना।
वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विचारों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे, भले ही वे अलोकप्रिय हो। सिगमंड फ्रायड का काम आज भी हमें चुनौती देता है। हमें उत्तेजित से ही सना से अतने से और हमें मानव होने का क्या अर्थ है, इस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। हर मरीज एक अनूठा रहस्य था जिसे सुलझाना था। फ्रायड ने अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए पौराणिक कथाओं, साहित्य और नृविज्ञान से सब कुछ उधार लिया। ओडिपस रेक्स की कहानी उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक की आधारशिला बनी। उन्होंने तर्क दिया कि कई मिथक और परियों की कहानियां सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक संघर्षों को व्यक्त करती है। फ्रायर का मानना था कि सपने एक प्रकार की आदिम भाषा बोलते हैं जो प्रतीकों और रूपकों से बनी होती है। स्वप्न विश्लेषण की उनकी विधि में इन प्रतीकों को रोगी के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में व्याख्या करना शामिल था। उन्होंने विस्थापन की अवधारणा का वर्णन किया, जहां एक सपने में भावना एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित हो जाती है। एक और स्वप्न स्वतंत्र संघनन है, जहां कई विचार या छवियां एक ही प्रतीक में विलीन हो जाती है। कोई भी मानसिक घटना आकस्मिक नहीं थी। हर चीज का एक कारण और अर्थ था। यह छिपा क्यों ना हो। यह मानसिक नेतृत्ववाद का सिद्धांत उनके काम का एक मूलभूत सिद्धांत था। फ्रायड ने अपने जीवन काल में काफी प्रसिद्धि और बदनामी दोनों हासिल की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लार्क विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए यात्रा की, जिसने अमेरिका में उनके विचारों को फैलाने में मदद की। वह अपने निजी जीवन के बारे में बहुत गोपनीय थे और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने कई निजी कागजात जला दिए। इसने जीवनीकारों और इतिहासकारों के लिए उनके जीवन और विचारों के कुछ पहलुओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल बना दिया। फ्रायड का मानना था कि उनका सबसे बड़ा योगदान अचेतन की खोज थी। उन्होंने मानव संगतता के बारे में प्रबुद्धता के विचारों को चुनौती दी, यह दिखाते हुए कि हम अक्सर उन ताकतों से प्रेरित होते हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। अंततः सिगमंड फ्रायड की कहानी मानव मन की खोज की एक साहसिक और स्थायी यात्रा है।